and value. Ethic is an area of study that deal with idea about what is good and bad behavior. तो एथिक का मतलब क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में कि एथिक का मतलब क्या होता है. तो एथिक इज एन एरिया ऑफ स्टडी. एथिक को देखा जाए तो ये एक ऐसा एरिया है, इसमें अगर हम डीप में स्टडी करें कि भाई एथिक का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, तो हमें ये समझ में आता है कि एथिक जो है वो डील करता है ना. मतलब कि सिंपल है कि क्या सही है क्या गलत है, वो बिहेवियर के द्वारा पता चल जाता है. ठीक है, इसे हम एथिक बोलते हैं. अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी डीलिंग विथ व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग. और अगर हम विचारधारा देखें इसकी एग्जैक्टली इसमें क्या है, तो पता चलता है हमें कि मोरली राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. इसका मतलब मोरली बोले तो मतलब कि जिस एक्शन से उसका रिटर्न, कोई भी एक्शन करो तो ऑफकोर्स उसका रिटर्न आता है ना. उसका रिटर्न में क्या आ रहा है, अगर वो जो आउटकम आया एक्शन करने के बाद, कोई भी बिहेवियर किया, एक्शन हुआ और उससे जो भी आउटकम आया उससे अगर वेलफेयर हो रहा है, लोग भलाई हो रही है अगर सामने वाले का, है ना, मतलब कि सोसाइटी का भला हो रहा है एंड आपका खुद का भी भला हो रहा है, आपका खुद का भी गुड हो रहा है, सोसाइटी का भी गुड हो रहा है, इसका मतलब कि आपने जो एक्शन लिया था उसका आउटकम परफेक्टली राइट निकला है. और इसी को एथिक कहते हैं. वैल्यू आर द प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, वन जजमेंट ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है ये एक सिद्धांत है. आर द प्रिंसिपल एक ऐसा सिद्धांत, ऐसा एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होता है कि उसमें जजमेंट देखा जाता है कि क्या लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जीवन के लिए, हम अपनी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये बताता है वैल्यू. तो यहाँ पे एथिक और वैल्यू दोनों दी गई है. वैल्यू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. देखो एथिक क्या बताता है हमें कि एथिक रिलेट टू डूइंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग. एथिक हमें बताता है कि आप जो कर रहे हो वो क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, इसको देखो, है ना. और वैल्यू हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है. अब इसमें अंतर क्या है इसको समझो. वैल्यू और एथिक में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है. तो एथिक हमें बता रहा है कि आप जो कर रहे हो, है ना, वो एथिक रिलेट कर रहा है कि आप जो कर रहे हो उसमें चेक कर लो कि आपके एक्शन की वजह से कितना सही हुआ है कितना गलत. और वैल्यू आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है भाई ये चीज और आपको ये करनी चाहिए. अब दोनों अलग अलग है. जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो कई बार इसमें मात खा जाते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता. वैल्यू हमको लगता है भाई लाइफ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, सो इट्स माय वैल्यू, हमको ये करना चाहिए बस. उसका आउटकम क्या हुआ, उसका रिजल्ट में क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, ये कौन देखेगा. लेकिन यही चीज कि आउटकम क्या हुआ, आपने जो एक्शन किया, जो बिहेव किया, उसके ऊपर जो एक्शन हुए, उसका रिजल्ट में आउटकम जो आया, है ना, वो राइट था या रॉन्ग था, ये हमें एथिक बताता है. अ वैल्यू इज अ बिलीफ ऑन विच पर्सन एक्ट बाय प्रेफरेंस. वैल्यू एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसी थिंकिंग रहती है कि जो पर्सन, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन एक्ट करता है वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक्ट करता है कि भाई मेरे लिए ये बेनिफिट होगा सो आई विल डू. इस तरीके का एक्ट करना, वो खुद का प्रेफरेंस देख रहा है यहाँ पे. अ वैल्यू इज प्रिस्क्रिप्टिव बिलीफ. तो इसीलिए हम बोलेंगे कि वैल्यू ये एक प्रिस्क्रिप्टिव बिलीफ है, ऐसा सोचना जिससे कि उसको खुद के लिए बेनिफिट हो. ठीक है, वो बाकियों का बाद में देखता है, पहले अपना खुद का देखता है वो कि भाई मेरे लिए ये सही है और मेरे को यही करना चाहिए. हाँ, मान लो बाद में उसको लग रहा था, हुआ ना हुआ वो तो उस बात की बात है, लेकिन उसको लगा कि मुझे ये करना चाहिए और वो कर रहा है. तो वैल्यू इज अ प्रिस्क्रिप्टिव बिलीफ. दस एथिकल वैल्यू आर प्रिस्क्रिप्टिव
बिलीफ अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो अगर हम एथिकल वैल्यू की बात करें तो एथिकल वे में अगर वो वैल्यू करता है तो उसका बिलीफ हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये प्रिस्क्रिप्टिव बिलीफ है कि उसको लगता है ऐसा, इसी ही एथिकल वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू में बी बेस्ड ऑन रूल दस आर रेफर टू ए डियोंटोलॉजिकल वैल्यू। आप बोल सकते हो एक रूल्स के हिसाब से चलता है कि भाई मेरा ये कर्तव्य है, मेरा तो ये रूल ही है, मुझे ये करना ही होगा, तो इस तरीके से चलता है। तो वैल्यू रेफर कर रहा है डियोंटोलॉजिकल। डियोंटोलॉजिक मतलब कि ड्यूटी के अकॉर्डिंग कि भाई ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, ये तो करना ही चाहिए, सही यही है। और रूल बेस्ड ऑन बिलीफ, और रूल्स बनाए हुए हैं उसी के बेस में, उसी की बिलीफ है, उसी का ये विचारधारा चल रही है, उसी का बिलीफ है वो, ठीक है। और वैल्यू में भी बेस्ड ऑन परसीव आउटकम आर रिफर टू ए टेलियोलॉजिकल बिलीफ। और वैल्यू में देखा जाए तो जो भी उसने किया उसका आउटकम जो भी आया वो इसका बिलीफ हो जाता है कि भाई ये चीज है। दस वैल्यू शेप बिलीफ परसेप्शन एटीट्यूड एक्शन एंड पर्सनालिटी। तो वैल्यू अपने को क्या देता है? वैल्यू अपने को देता है शेप ऑफ बिलीफ कि भाई मैंने बचपन से यही चीज सुनी है तो मेरी ये विचारधारा हो गई है, मैं यही चीज को मानता हूं। परसेप्शन मतलब कि मुझे भाई यही करना होगा क्योंकि यही मेरे बेनिफिट के लिए भी है, मेरे हित के लिए है। एंड एटीट्यूड उसकी वृत्ति है ना, उसका जो एक्शन है, जो वो थिंकिंग कर रहा है, एक्शन और पर्सनालिटी। तो वैल्यू हमें ये सारी चीजें देता है, ठीक है। तो देखा जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर बोल सकते हो, और एक जजमेंट देता है वैल्यू हमें कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए। फीचर ऑफ वैल्यू डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन कैसे अलग है? देखो वैल्यू डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मतलब इसमें बोला गया है कि हर एक का भाई अपना अपना एक वैल्यू होता है, इसलिए सबको अलग अलग देखा जा रहा है कि हर पर्सन का अपना अलग अलग है। सम इंडिविजुअल मे गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट टू हॉनेस्टी। कुछ लोग होंगे जो हॉनेस्टी ईमानदारी को बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे, एंड हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे। वेयर है सम अदर पर्सन में गिव लेस इंपॉर्टेंट टू सच अ वैल्यू। और कुछ लोग होंगे कि इन चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे, है ना, उनको बहुत ही कम होगा जो इंपॉर्टेंस दे दे, नहीं तो इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है इन चीजों की। पीपल हु गिव लेस इंपॉर्टेंस टू हॉनेस्टी हार्ड वर्क मे एडॉप्ट डिसहॉनेस्ट मीन्स टू अचीव देयर गोल। डिसहॉनेस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जो लोग हॉनेस्ट को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्टली कि वो किसको वैल्यू दे रहे हैं? डिसहॉनेस्ट को। सिंपल है, इसका मतलब होता है कि वो लोग अपने गोल को अचीव करने के उसको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पर्सन टू पर्सन की वैल्यू का पहला ही फीचर है कि भाई जो सोच है लोगों की वो अपनी अपनी अलग अलग है, ठीक है। वैल्यू में अपना अपना रहता है। लैक परमानेंट एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? सम वैल्यू में लैक परमानेंट एग्जिस्टेंस मतलब कुछ लोगों का कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा ठीक है कुछ टाइम के लिए हम इसको मान लेते हैं। लैक परमानेंट एग्जिस्टेंस मतलब परमानेंट जो चीज है लेकिन उसको कम मान रहे हैं। दे चेंज ओवर टाइम डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थितियां हो गई वैसी, तो उन्होंने उसी के हिसाब से करना चालू कर दिया, उसी के हिसाब से ये चेंज हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि वैल्यू रिलेटिंग टू फेयर कंपटीशन मे चेंज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। वैल्यू रिलेट करता है टू फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन मतलब सही तरीके से जो भी कंपटीशन चल रहा है। मे चेंज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट के हिसाब से हो सकता है कि इस कंपटीशन में कुछ चेंजेस आ जाएं, तो डिपेंड करता है कि मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाना, बदलते रहना। यू कैन से फ्लेक्सिबल। हाउएवर बिजनेस फर्म नीड टू एथिकल इन देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। तब भी देखा जाए तो बिजनेस फर्म को तो जरूरी यही है कि वो एथिकल ही रहे अपने बिजनेस में। जब भी वो बिजनेस करे उसका बिजनेस
जो जैसा भी चले उसमें वो अपना एथिकल ही रहे। स्टेबल एंड एंड्यूरिंग, स्टेबल एंड एंड्यूरिंग, मैनी वैल्यू आर रिलेटिवली स्टेबल। बहुत सारे वैल्यू ऐसे होते हैं कि जो स्टेबल रहते हैं और एंड्यूरिंग रहते हैं, कि मतलब अंत तक कंटिन्यू ही रहता है उनका। दे डिपेंड ऑन पर्सन अप ब्रिंगिंग एंड एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट और एक उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, जो वो पर्सन जो उस एनवायरमेंट में है, रह रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कब तक इस अपने वैल्यू को मान के रखता है, कब तक वो उसको माने रखता है ना। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो वैल्यू ऑफ ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर आर रिस्पेक्टिवली स्टेबल एंड ड्यूरिंग इन मोस्ट इंडियंस। ज्यादातर हमारे इंडियंस में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि वैल्यू की बात किया जाए तो बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा कि बड़े लोग जो होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी ओबीडियंस मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी बातों को मानना, है ना, उनके आज्ञा का पालन करना, उनको रिस्पेक्ट देना, ये देखा जाए तो एक स्टेबल और एंड्योरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो लोग एक वैल्यू दे रहे हैं एल्डर्स को, उसकी बात मान रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वैल्यू में ये भी चीज आ गई, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल रहा, और वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कब तक मानेगा, कब तक रिस्पेक्ट देगा, वो उस पे डिपेंड करता है। शेप पर्सनालिटी, वैल्यू शेप पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन एंड दस इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर। वैल्यू शेप पर्सनालिटी की जो वैल्यू है ना, जो वो एक पर्सनालिटी को शेप देता है। कैसे देता है? जैसे कि कोई पर्सन है, वो किस तरीके से किसी चीज पे इन्फ्लुएंस है, किस तरीके से, और वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसका बिहेवियर भी देखा जाए तो उसके वैल्यू पे डिपेंड हो जाता है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस। देयरफॉर डिफरेंट पर्सन बिहेव डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन। इसीलिए देखा जाए तो सेम सिचुएशन में ये जो बिहेवियर होता है, हर एक पर्सन का अलग बिहेवियर होता है अलग अलग सिचुएशन में। सम इंडिविजुअल में अडॉप्ट एथिकल बिहेवियर नॉर्म्स वेयर हैज अदर में नॉट। कुछ लोग कुछ इंडिविजुअल्स एथिकल बिहेवियर को एडॉप्ट करते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, वेयर हैज कुछ लोग नहीं करते। टाइप ऑफ वैल्यू, तो अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ वैल्यू। देयर आर टू टाइप ऑफ वैल्यू, दो टाइप के वैल्यू होते हैं। कौन कौन से? एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होता है विच रिलेट टू द मीन फॉर अचीविंग डिजायर रिजल्ट। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट वैल्यू का मतलब होता है, जैसे हम लोग अपनी लाइफ में हमने अपना बहुत सारी डिजायर बना के रखी हुई होती हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की तो आदत ही होती है कि बहुत सारी इच्छाएं मन में रहती हैं। हम लोग को लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत सारी डिजायर बना लेते हैं। लेकिन सच देखा जाए तो इच्छाओं का अंत नहीं होता, डिजायर का कभी कोई अंत नहीं होता। आपका एक डिजायर कंप्लीट होगा, दूसरा डिजायर खड़ा हो जाएगा, एक ये तो चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोली जा रही है कि जो डिजायर है उसको अचीव करना, और अचीव करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम इंस्ट्रूमेंट वैल्यू बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट वैल्यू इंक्लूड गुड मैनर, ओबीडियंस, ओपन माइंडनेस एंड डिपेंडेबिलिटी एक्सेट्रा। तो ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यू देखा जाए तो उसमें इंक्लूड होता है गुड मैनर, अच्छे मैनर में रहना, फिर ओबीडियंस, ओपन माइंडसेट की माइंडसेट अपना ओपन रहना चाहिए, खुला दिमाग हो, डिपेंडेबिलिटी एक्सेट्रा। इंस्ट्रूमेंट वैल्यू में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी डिजायर की वजह से डिपेंड रहते हैं। मान लो किसी जॉब कर रहे हैं, गोल डिजायर किया था कि बाइक लेंगे, अब उस बाइक को पाने के लिए वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब उस जॉब में गाली मिल रही है, ताने मिल रहे हैं, सब सुनना पड़ रहा है, ठीक है।
लेकिन डिपेंडेबिलिटी है, वो अपनी डिजायर की वजह से वो डिपेंड है। द सेकेंड टाइप टर्मिनल वैल्यू। अब सेकेंड टाइप, दूसरा दो टाइप के मैंने बोले, एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, दूसरा होता है टर्मिनल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल में हमने बताया कि अपनी डिजायर पाने के लिए, है ना, डिजायर को अचीव करने के लिए उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए हमको देखना पड़ता है। तो डिपेंडेबिलिटी एक मोस्ट हो गया यहाँ पे। टर्मिनल वैल्यू देखा जाए तो विच रेफर टू बिलीफ अबाउट अल्टीमेट गुड, कि कैसे भी हो भाई अल्टीमेट अच्छा होना चाहिए, अल्टीमेट गुड होना चाहिए। एंड एंड रिजल्ट सच एज प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड हार्मोनी, प्राइड एंड अकॉम्प्लिशमेंट, सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजेशन एक्सेट्रा। अभी टर्मिनल वैल्यू में यहाँ पे बोला गया कि एक ऐसा यहाँ पे कि मान लेना कि भाई जो भी डिजायर रहेगी, है ना, तो अल्टीमेट हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमने जो चाहा, जो भी कर रहे हैं हम, तो अल्टीमेट हमारा रिजल्ट आना चाहिए कि हमको भाई शांति मिलनी चाहिए, हार्मोनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्राइड, अकॉम्प्लिशमेंट, हमें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए और अच्छी खासी सिक्योरिटी भी मिल जानी चाहिए। सिक्योरिटी मीन्स कि सिक्योर रहना, मतलब कि अपने को अनसिक्योरिटी फील नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किसी जॉब में लग गए तो आपकी पूरी सिक्योरिटी, आपको ऐसा नहीं है कि कोई जॉब से निकाल देगा, सिक्योरिटी है, तो वो टर्मिनल वैल्यू में आ जाता है। तो दो टाइप के वैल्यू होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, जिसमें कि आपको डिपेंड होता है। आप एग्जांपल में समझ सकते हो, प्राइवेट जॉब डिपेंड हैं आप, ठीक है, और डिपेंड है, साथ ही साथ कभी भी निकाला जा सकता है, तो इनसिक्योरिटी भी रहती है वहां पे। और टर्मिनल वैल्यू में सिक्योरिटी रहती है, आपको इतना जल्दी कोई निकाल नहीं सकता, एंड पीस रहता है, रिकॉग्नाइजेशन एक्सेट्रा। जजमेंटल एलिमेंट मतलब क्या होता है, वैल्यू कंटेंट, अ जजमेंटल एलिमेंट। जो वैल्यू होता है वो जजमेंटल एलिमेंट में हम देखते हैं, जज करते हैं हम लोग, दैट दे रिफ्लेक्ट पर्सन आइडिया एज टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है, उसको हम अपने माइंड में ना जज करते रहते हैं। For instance, one corporate firm such as firm belonging to Tata Group may give lot of importance to social welfare of its worker, whereas other may give more importance to increase personal wealth of the founder. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि टाटा ग्रुप का दिया है कि कुछ फर्म ऐसे होते हैं जो सोशल वेलफेयर में ध्यान देते हैं, वर्कर हो गया, इन सभी को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कुछ हो जाते हैं जो इम्पोर्टेंस देते हैं वेल्थ को, मतलब कि पैसे को देते हैं, अभी जो भी फाउंडर है उनको इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं। 7th पॉइंट है हियरार्ची ऑफ वैल्यू। हियरार्की ऑफ वैल्यू आप समझ सकते हो, अ पर्सन में हैव हियरार्की ऑफ वैल्यू दैट फॉर्म हिज वैल्यू सिस्टम। अपने वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग वो लाइन से चलता रहता है, ठीक है, लाइन से चलता रहता है, मतलब कि पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा, मतलब अपने अपने एक स्टेप वाइज वो करता रहता है। फॉर सम पर्सन देयर में बी नो हियरार्की ऑफ वैल्यू। कुछ लोगों के लिए ये हियरार्की वैल्यू इतना मैटर नहीं करता। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, फर्म लाइक इन्फोसिस, कोई इन्फोसिस की कंपनी है, एंड विल प्लेस द वैल्यू हॉनेस्टी ऑन टॉप ऑफ हियरार्की। मतलब देखा जाए तो हॉनेस्टी के मामले में, ईमानदारी के मामले वो टॉप में आती है, हाँ टॉप में है वो कंपनी। वेयर हैज अदर में गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द वैल्यू ऑफ जस्टिस। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि जस्टिस ऑफ फेयरनेस, सही को देखना, एंड प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ हियरार्की ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू के हिसाब से वो लोग, कुछ लोग होते हैं कि हॉनेस्टी को टॉप में रखते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि फेयरनेस, सही तरीके से करना है, और इन सारी चीजों को जस्टिस के मतलब देख के, सही क्या है गलत क्या है, तो जस्टिस फेयरनेस देख के, सही न्याय करके, प्लेस करके उसको वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे हियरार्की ऑफ वैल्यू मतलब अपने अपने वैल्यू देना, अपने अपने जजमेंटल देना, अपना अपना टॉप में रखना, ठीक है। सोर्स ऑफ वैल्यू, देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन होते हैं, सच है जेनेटिक सोर्स, एनवायरमेंटल सोर्स,
फ्रेंड, रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा, इन्फ्लुएंस ऑफ सीनियर और एल्डर एंड मीडिया सोर्स ऑफ वैल्यू की मतलब सोर्स ऑफ वैल्यू का मतलब सिंपल है कि ये जो वैल्यू है जो हमारे माइंड में आता है कि हमको ये करना चाहिए, हमारा तो ये ड्यूटी है और यही सही है ना, लाइफ के लिए यही इम्पोर्टेंट है, इस तरीके के जो थॉट आते हैं, इस तरीके की जो माइंड में चलता है, ये सोर्स ऑफ वैल्यू कहाँ से आए हैं ये सारी चीजें, तो इसे सोर्स ऑफ वैल्यू बोलते हैं। तो फ्रेंड्स के थ्रू, रिलीजन्स के थ्रू, एजुकेशंस के थ्रू, एनवायरमेंटल के थ्रू और जेनेटिक मतलब बचपन से ही माइंड में आए हैं, तो आप बोल सकते हो एक तरीके का ये संस्कार है, ठीक है, और उनमें चेंजेस लाना ये आप ही का काम है। एनहेंस कॉर्पोरेट इमेज, जो इमेज है उसको और एनहेंस करना और बढ़ाना। एडॉप्शन ऑफ एथिकल वैल्यू एनहेंस द इमेज ऑफ फर्म इन द माइंड ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। मोस्ट स्टेक होल्डर एक्सपेक्ट दैट कॉर्पोरेट फर्म मस्ट एडॉप्ट एथिकल वैल्यू इन टर्म ऑफ हॉनेस्टी, इक्विटी, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेट्रा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एथिकल वैल्यू को जब एडॉप्ट करते हैं तो फर्म के दिमाग में यही रहता है कि जितने भी स्टेक्स होल्डर हैं उन सभी के माइंड में अच्छा खासा इमेज बनना चाहिए अपने फर्म का, अपने कंपनी का। मोस्ट स्टेक होल्डर जो होते हैं ज्यादातर वो यही एक्सेप्ट करते हैं कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट फर्म में, बिजनेस से वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हमारा कंपनी काम कर रहा है, जो भी हमारा फर्म काम कर रहा है, बिजनेस काम कर रहा है, भाई वो एथिकल वैल्यू में होनी चाहिए, मतलब कि हॉनेस्टी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वलिटी देखना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, साथ ही साथ जस्टिस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमको बताना चाहिए कि भाई क्या है, पूरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेट्रा इन सारे जगह में मतलब देखा जाता है। तो इसलिए एथिकल वैल्यू को एडॉप्ट करना ये कॉर्पोरेट इमेज में आता है, क्योंकि कॉर्पोरेट फर्म स्टेक होल्डर को बताता है, ठीक है, तो स्टेक होल्डर भी यही एक्सपेक्ट करता है कि भाई एथिकल वैल्यू एडॉप्ट किया जाए फर्म में। हाउएवर देयर आर सेवरल कॉर्पोरेट फर्म दैट ट्राई टू मेक मनी एट द कॉस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। बहुत सारे जो कॉर्पोरेट फर्म होते हैं वो ट्राई करते हैं मनी बनाना एट द कॉस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, जो स्टेक होल्डर होते हैं उन्हीं के कॉस्ट से वो लोग मनी बनाते हैं। तो दे ऑफर सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट, चार्ज exorbitant price, make false claim in the advertisement, create artificial shortage, window dressing in facial statement, receive bank and investors etc. मतलब कि ये लोग अभी स्टेक होल्डर के पैसे से सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लोग ऑफर करते हैं कुछ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, चार्ज एक्सोऑर्बिटेंट प्राइस की मतलब एक्सोऑर्बिटेंट मतलब कुछ प्राइस में ही चार्ज करेंगे। मेक फॉल्स क्लेम इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज में फॉल्स क्लेम करना। क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज, आर्टिफिशियली शॉर्टेज बनाना। विंडो ड्रेसिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि ये सारी चीजें क्यों करते हैं। डिस्यू बैंक एंड इन्वेस्टर मतलब इसलिए करते हैं ताकि उनका पैसा है तो इसलिए कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे अगर जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग छुपाते हैं मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप छुपा रहे हो, है ना, और साथ ही साथ आप एडवर्टाइजिंग में भी गलत चीजें दिखा रहे हो, प्राइस भी ज्यादा कर रहे हो, तो इस तरीके से जब आप स्टेक होल्डर से छुपाते हो, इन्वेस्टर्स और बैंक से छुपा रहे हो, तब क्या होता है, ऐसे फर्म जो होते हैं वो अपना कॉर्पोरेट जो इमेज है उसको लूज कर जाते हैं मार्केट में, और अल्टीमेटली ऐसे फर्म जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा स्मार्टगिरी नहीं करनी है ना, एथिकल वे में चलो भाई। आप इस तरीके से कर रहे हैं, आप अपना बेनिफिट देख रहे हैं कि भाई मैं स्टेटमेंट में ऐसे छुपा दूंगा। विंडो ड्रेसिंग मतलब कि छुपा देना फाइनेंस कि कुछ चीजें हैं जो दिखानी चाहिए स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप दिखा ही नहीं रहे हो, शॉर्टेज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए ऑडिटर वगैरह भी लगाए जाते हैं ताकि चेकिंग चलती रहे। लेकिन फिर भी जो लोग ऐसी गलती करते हैं उनका फर्म डूब जाता है, मार्केट में इमेज जो बनी है वो भी डूब जाती है।
सर्वाइवल, सर्वाइवल का तो मीनिंग पता ही होगा कि मार्केट में चलते रहना, कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक चलते रहना। क्या चलते रहना भाई? फर्म चलते रहना। एथिकल वैल्यू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फर्म। एथिकल वैल्यू जो होता है वो इंश्योर करता है बिजनेस फर्म को कि आप लॉन्ग टर्म तक चलोगे। When business firm adopt ethical value, जब business firm ethical value को adopt कर रहा है, they gain trust and confidence of the member of the society। तब वो सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका ट्रस्ट गेन कर लेते हैं, मतलब विश्वास जीत लेते हैं। द कस्टमर, डीलर, एम्प्लॉय, सप्लायर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर स्टेक होल्डर सपोर्ट एथिकल फर्म इवन ड्यूरिंग टफ टाइम। एकदम कठिन परिस्थिति है, उसके बावजूद उनकी जो सोसाइटी है, जो ये कस्टमर, डीलर, एम्प्लॉय, सप्लायर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और भी स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे लोग, ये सभी लोग सपोर्ट करते हैं। हर परिस्थिति में फर्म को सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो फर्म एथिकल वे में चल रही थी, उसने विश्वास जीता है इन सभी का। तो कोई भी परिस्थिति में वो फर्म को मदद करते हैं, हर परिस्थिति में। Therefore such a firm survive for century। इसलिए ऐसे जो फर्म होते हैं लॉन्ग टर्म तक चलते रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसलिए एथिकल और वैल्यू दोनों को साथ में लेके चलना है। ये नहीं कि आप सिर्फ वैल्यू को लेके चल रहे हैं और एथिकल को पीछे छोड़ रहे हैं। अक्सर लाइफ में भी यही होता है, एथिकल वैल्यू को लेके नहीं चलते, आप वैल्यू को तो लेने लगते हैं और एथिक को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सिचुएशंस बराबर नहीं रहती। ठीक है, तो ये थी चीजें। तो हमको आज के लेक्चर में क्या सीखने को मिला? दो चीजें सीखने को मिली, एक तो बिजनेस लाइफ में, एक इंडिविजुअल के लाइफ में। यही चीज एथिकल वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ? एथिकल वैल्यू का मतलब कि हमको सारी चीजों को एथिक वे में चलना है, और वैल्यू जो हमारी विचारधारा है, जो हमें लगता है, दोनों को भाई साथ में लेके चलो ना। आप वैल्यू को लेके चलेंगे, एथिक को भूल जाएंगे तो बहुत ही घाटे में जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है, दोनों को साथ में लेके चलना है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत पेशेंस से इस वीडियो को देखा। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक की अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अपना अलग अलग सोच होता है। लैक परमानेंट एग्जिस्टेंस, टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, टाइम पे और सर्कमस्टेंसेस पे, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहना। स्टेबल एंड्योरिंग, की जैसे कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना, रिस्पेक्ट करना, लेकिन कब तक करेंगे, एक है ना, तो स्टेबल और इंड्योरिंग इसको एग्जाम्पल में लेंगे। शेप पर्सनालिटी, सिचुएशन, पर्सन का बिहेवियर कैसे आता है, एक इंसान का बिहेवियर कैसे बनता है, तो उसको एक शेप दी जाती है, उसकी पर्सनालिटी में एक शेप मिलता है, जो कि सोसाइटी, एनवायरनमेंट के द्वारा ही मिलता है, और उसकी आइडियोलॉजी भी उसी तरीके से हो जाती है। टाइप ऑफ वैल्यू, वैल्यू के दो टाइप होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू जहां पे डिपेंडेबिलिटी गुड शो करता है, और टर्मिनल वैल्यू में सिक्योरिटी शो करता है, सेटिस्फैक्शन भी शो करता है। जजमेंटल एलिमेंट, मतलब कि हमेशा जजमेंट करते रहना कि भाई ये सही है, ये गलत है,